स्वागत है आपका हॉन्टेड नाइट्स विद अनिल में। आपने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना होगा। आजकल लोग इसे अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर टाल देते हैं। वे इन चीज़ों पर विश्वास करना तब शुरू करते हैं जब बात उनकी या उनके किसी चाहने वाले की जान पर आ बनती है। आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। आज का इंसिडेंट जो अमन के साथ 2018 में हुआ था। अमन वैसे तो हिमाचल प्रदेश से हैं, पर उनकी फैमिली का बिज़नेस चंडीगढ़ में है। अमन बताते हैं, मेरे पापा का चंडीगढ़ में कैटरिंग का बिज़नेस है। अमन के पापा इनके जन्म से पहले चंडीगढ़ में ही जॉब किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना कैटरिंग का काम शुरू किया और बाद में उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने लग गया। अमन बताते हैं कि वो 5 साल के थे जब उनकी फैमिली चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई थी। उनकी फैमिली में अमन, उनकी छोटी बहन, उनके पापा मम्मी हैं। अमन बताते हैं, हिमाचल में भी हमारा घर है। बीच बीच में हम वहाँ जाया करते थे, पर जब ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ तो हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। अमन बताते हैं, 2018 की बात है। हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा के बिज़नेस में मैं भी उनके साथ काम करने लग गया था। मेरे काम से पापा काफ़ी खुश थे। मेरी छोटी बहन के कहने पर पापा ने उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर लिया था। वो भी काफ़ी खुश थी, उसका काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन पापा मुझे कहते हैं, बहुत टाइम हो गया हम हिमाचल में अपने घर पर नहीं गए, वहाँ जाने का काफ़ी मन हो रहा है। मैंने कहा, मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का। पापा ने कहा, 2 दिन बाद चलते हैं, 2-3 दिन वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ थोड़ी शांति भी मिल जाएगी। 2 दिन बाद हम सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस घर में अब मेरे चाचू रहते हैं और उनके 2 लड़के और मेरी चाची। हमें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमें इतने टाइम बाद घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। हम सभी से मिलते हैं। चाचू के लड़के जो हमारी उम्र से थोड़े ही छोटे हैं, वो भी हमें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। हम काफ़ी सारी बातें करते हैं, शाम को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन ही दिन में हमसे गांव के कुछ लोग मिलने आते हैं। वो पापा से मिलते हैं। पापा को कहते हैं, इतने टाइम बाद तुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। हमने सुना है अब तू काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है। शहर में रहकर गांव को तो तू भूल ही गया है। पापा कहते हैं, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम के चक्कर में हर बार फंस जाता था। आने का मन तो बहुत करता था, पर आने का टाइम ही नहीं मिलता था। आज टाइम निकाल कर आया हूँ। अमन कहते हैं, मैं वहीं पर खड़ा सब बातें सुन रहा था। मुझे उनकी बातें कुछ अजीब सी लग रही थी और जिस तरह से वो लोग हमें देख रहे थे, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और शाम को 5 बजे फिर से आ जाते हैं। पापा से काफ़ी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह ये दोबारा हमारे घर आते हैं। उनके बेटे का जन्मदिन था। वो मिठाई लेकर आए हुए थे। हमें खाने के लिए मिठाई देते हैं। कहते हैं, आज शाम को आप सभी को हमारे घर पर खाने के लिए आना होगा। पापा हमारी तरफ देखते हैं। हमारा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। पापा उन्हें हाँ कह देते हैं। मैं पापा से कहता हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। मेरी बहन भी पापा को मना करती है। पापा कहते हैं कि देखो, ये हमारे पड़ोसी है और यहाँ सब एक दूसरे के घर में जब कोई फंक्शन या कोई खाने के लिए बुलाते हैं तो हम जाया करते हैं। मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं इन्हीं लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ। ऐसे मना नहीं करते, वो नाराज़ हो जाएंगे। पापा के काफ़ी कहने पर हम मान गए। शाम को खाने के लिए उनके घर जाते हैं। पहले हमें वो मीठा देते हैं, जिसे मीठी दाल कहते हैं। मेरे मम्मी और मेरी बहन मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने लेने से मना कर दिया। हमने खाना ख़त्म किया और अपने घर वापस आ गए। अगले दिन हम दिन में 2 बजे वापस चंडीगढ़ के लिए निकल गए। उसी दिन रात को जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कोई रो रहा है। मैंने टाइम देखा, 1:12 हुए थे। मैंने कहा, इस टाइम कौन रो रहा है। आवाज़ आ रही थी, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रही है। मैं उठा, अपनी बहन के रूम में गया, देखा वो सो रही है। उसके बाद मम्मी पापा के रूम में गया, वो भी सो रहे थे। मैं सोने के लिए चला गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नज़र मेरे रूम की विंडो पर पड़ती है। मुझे वहाँ एक ब्लैक शैडो दिखाई दी। मैंने लाइट ऑन की, वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा, मेरा वहम होगा। मैंने लाइट ऑफ की और कंबल लेकर सो गया।
थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे बेड पर राइट साइड कोई बैठा हुआ है। अब मुझे डर लगने लग गया। मैंने जैसे ही राइट साइड देखा, वही ब्लैक शैडो वहाँ थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से मम्मी पापा के रूम भाग गया। मेरे चीखने की आवाज़ से वो उठ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अमन, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? मैंने उन्हें सब बताया और अपने रूम में ले गया। उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तुमने आज ट्रैवल किया है तो तू थक गया होगा, चल सो जा, यहाँ कुछ नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मुझे भी लगा कि काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, शायद मेरा वहम होगा। मुझे फिर भी डर लग रहा था। मैंने अपने रूम की लाइट ऑन रखी और कंबल लेकर सो गया। अगली रात को जब मैं सोया हुआ था, मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा हो। मेरी नींद खुल जाती है। मैं आंखें खोलता हूँ। इसके बाद जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी सांसें अटक गई थी। उस वक्त मेरी जान निकलने वाली थी। मैंने देखा वही ब्लैक शैडो जो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक थी, वो मेरी चेस्ट के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के अलावा मेरी पूरी बॉडी जैसे सुन्न पड़ गई थी। मैं अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं हिला पा रहा था और वो ब्लैक शैडो मेरे ऊपर बैठकर मुझे घूर रही थी। उसके लंबे और बिखरे हुए बाल थे, बहुत ही भयानक आंखें थी जो खोखली थी, और उसके दांत और नाखून काफ़ी लंबे थे। उसने अपने नाखूनों से मेरे फेस को छुआ और कहा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, तू अब नहीं बचेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन में महादेव का नाम लेने लगा। मैं बार बार मन में ओम नमः शिवाय बोलता रहा। मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। सुबह मैं उठा, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं है। मैं भागकर मम्मी पापा के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पापा ने कहा, तू फिर से यही बातें कर रहा है, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सब कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब इंसान के दिमाग का वहम है। पापा कहते हैं नाश्ता कर और चल काम पर चलते हैं। हमने नाश्ता किया और हम काम के लिए चल पड़े। उस दिन कुछ काम नहीं था। सारा दिन हम ऑफिस में ऐसे ही बैठे रहे और रात को रोज़ मेरे साथ ये सब होने लगा। रोज़ वो परछाई मुझे दिखने लगी। रोज़ वो मेरे ऊपर आकर बैठती थी। मैं हिल नहीं पाता था और अगले दिन उठकर देखा तो मेरे पेट बाजू पर नाखूनों के निशान थे। पर मैंने दोबारा किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। ये सब होते होते 7 दिन हो गए थे। हम रोज़ ऑफिस जाते थे, पर हमारे पास किसी पार्टी का एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। मुझे भूख लगनी बंद हो चुकी थी। अब मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। कुछ भी खाने को मन नहीं करता था। एक दिन अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स मुझे चेक करते हैं। जैसे ही वो पेट को देखने के लिए मेरी टी-शर्ट ऊपर करते हैं, वो कहते हैं, ये खरोचों के निशान कैसे आए? पापा मेरी तरफ देखते हैं। मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आए। डॉक्टर ने कहा, तुमने नाखून मारे होंगे। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं चिल्लाया। डॉक्टर ने पेट का अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर कहता है शायद गैस की वजह से दर्द हुआ होगा। वो मुझे दवाई देते हैं और घर भेज देते हैं। घर में पापा पूछते हैं, ये निशान कैसे आए? मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर मैंने उन्हें सब बता ही दिया। पापा ने मुझे कहा, तुझे हो क्या गया है? ये क्या बोल रहा है तू? तेरे दर्द हो रही होगी तो तूने नाखून मारे होंगे अपने पेट में। ये सब तेरा वहम है। इन सब बातों को माइंड से निकाल ले। रात को मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगता है। मैंने दवाई खा रखी थी और दवाई का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पेट को अंदर से कस के खींच रहा हो। मैं चिल्लाने लगता हूँ। सब मुझे ऐसा देखकर डर जाते हैं। पापा मुझे दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स मुझे इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे नींद आ जाती है। मेरी नींद जैसे ही खुलती है, मुझे दर्द का एहसास फिर से होने लगता है
और वो दर्द मेरे बस से बाहर हो जाती है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता हूँ। ये सब सुनकर और मुझे ऐसा देखकर मेरे मम्मी और मेरी बहन रोने लग जाते हैं। पापा डॉक्टर से पूछते हैं इसे हुआ क्या है। डॉक्टर कहते हैं हमें खुद ये पता नहीं चल पा रहा। हमने टेस्ट भी किए, दवाइयाँ भी दी, इंजेक्शन भी लगाए, पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। रिपोर्ट भी नॉर्मल है। आप इन्हें कहीं और लेकर जाइए, ये हमारे बस का नहीं है। पापा मुझे चंडीगढ़ के एक और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। वहाँ भी डॉक्टर्स ने वही बात कही जो पहले वाले डॉक्टर ने कही थी। पापा काफ़ी परेशान हो गए थे। ना तो हमारा बिजनेस चल रहा था और ना मैं ठीक हो रहा था। पापा ये सब बातें अपने फ्रेंड को बताते हैं। उनके फ्रेंड उन्हें कहते हैं कि एक बार किसी पंडित से चेक करवा ले। मैं एक बाबा को जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है और वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं। मेरे पापा अपने दोस्त को गुस्से में कहते हैं ये सब बाबा लोग जो होते हैं ये ढोंगी होते हैं, और जो तू ये सब कह रहा है ये सब कुछ नहीं होता, ना मुझे इन सब पर यकीन है। उनके फ्रेंड कहते हैं कि एक बार चेक करवाने में क्या हर्ज है, वैसे भी तो इतने हॉस्पिटल में तूने चेक करवा लिया है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। वो पापा को काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं तुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। उनकी ये बातें सुनकर पापा भी सोच में पड़ जाते हैं और उन बाबा के पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पापा और उनके फ्रेंड उन बाबा के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा उनसे कहते हैं तुझे और तेरे लड़के को किसी ने कुछ खिला रखा है। तेरे ऊपर जो उन्होंने छोड़ा है वो तेरे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है, और तेरे बेटे पर प्रेत छोड़ा गया है जो उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उसे लेकर जाएगी। उनकी ये बातें सुनकर पापा को गुस्सा आने लगता है और पापा वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनके दोस्त उन्हें रोक लेते हैं और बाबा से पूछते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। बाबा कहते हैं ये कुछ दिन पहले कहीं गए हुए थे, वहाँ इन्हें कुछ मीठे में खिलाया गया था। इन दोनों ने वो मीठा खाया था। जिसने ये सब किया वो तुम्हारी तरक्की को देखकर तुमसे जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारा वंश ख़त्म हो जाए इसके लिए तुम्हें मीठे में कुछ मिलाकर खिला दिया था। पापा उनकी ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पापा मन ही मन सोचते हैं ये सब इन्हें कैसे पता, हम कब कहाँ गए, हमने क्या खाया, ये इन्हें कैसे पता है। पापा एकदम सुन्न हो गए थे। उनके दोस्त बाबा से कहते हैं बाबा अब आगे क्या करना होगा, आप ही कुछ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं पहले उस बच्चे को मेरे पास लाना होगा, उसके बाद तुम्हारे घर और ऑफिस में हवन करवाना होगा। पापा उनसे कहते हैं ठीक है, हम जो होगा वो करने के लिए तैयार हैं, बस मेरे बेटे को बचा लो। और पापा रोने लग जाते हैं। बाबा उन्हें कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, जाओ उसे लेकर आओ। पापा मुझे उनके पास लेकर जाते हैं। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था। एक साइड से मुझे पापा पकड़ते हैं, एक साइड से उनके दोस्त। मैं उनके सहारे बाबा के पास पहुंचा। मेरा शरीर ऐसा हो चुका था जैसे उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है और जैसे मेरा खून ख़त्म हो चुका है। बाबा के पास मुझे बिठाया जाता है। बाबा अपने शिष्य से कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। वो हाथ में सरसों के कुछ दाने लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और मुझे खाने के लिए कहते हैं। पानी का एक लोटा अपने हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं और मुझे उसे पीने के लिए देते हैं। उसके बाद वो आग में कुछ सामग्री डालते हैं और उसके धुएं में एक ताबीज़ घुमाते हुए मंत्र पढ़ते हैं और मुझे ताबीज़ पहनने के लिए कहते हैं। उन्होंने कुछ सरसों के दाने दिए और कहा रोज़ 2-3 दाने खाने हैं और ये ताबीज़ गले से नहीं निकालना है। कहीं किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ इसे लेकर नहीं जाना है, वरना ये खंडित हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा मेरे पास आ जाना, मैं दूसरा ताबीज़ दे दूँगा। वो 15 दिन तक मुझे ये करने के लिए कहते हैं। अगले दिन बाबा घर में हवन के लिए आते हैं और शाम को ऑफिस में जाकर हवन करते हैं। उस दिन से मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई। मेरे पेट में दर्द थी, वो भी ठीक हो गई। मुझे उस दिन के बाद वो परछाई दोबारा नहीं दिखी, ना ऐसा कुछ मेरे साथ दोबारा हुआ। हमारा बिजनेस भी दोबारा से अच्छा चलने लग गया और पापा को इन सब चीज़ों में भी विश्वास हो गया। अब वो महीने में एक बार तो बाबा के पास जाते ही हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैंने भी उनका दिया हुआ ताबीज़ अभी तक नहीं उतारा है
और मैं भी उनके पास बीच बीच में जाता रहता हूँ और हम सब अब काफ़ी खुश हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद हम अपने पुराने वाले घर दोबारा नहीं गए। दोस्तों, आज के इंसिडेंट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। ऐसे और इंसिडेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।